क्या आपको प्रेगनेंसी है और सर्दी, खांसी, जुकाम, सर में दर्द, गले में खराश है? जी हाँ, ये सर्दी खांसी का सीज़न चल रहा है, वायरल इन्फेक्शन का सीज़न चल रहा है। तो प्रेगनेंसी में अगर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हो तो क्या करना है, इस बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रजत और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। प्रेगनेंसी में सर्दी खांसी कितनी कॉमन है और ये क्यों होती है? दरअसल प्रेगनेंसी, अगर आप बायोलॉजी की उससे देखें तो प्रेगनेंसी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब है कि क्योंकि फीटस जो होता है, एम्ब्रियो जो होता है, उसमें मैटरनल कंपोनेंट के साथ पैटर्नल स्पर्म भी आता है, तो एक फॉरेन एंटीजन होता है और उस फॉरेन एंटीजन को एक्सेप्ट करने के लिए बॉडी को अपनी इम्यूनिटी डाउन करनी पड़ती है। इसलिए प्रेगनेंसी में रूटीन तौर पर इम्यूनिटी डाउन होती है। इसलिए प्रेगनेंसी में कोई भी प्रकार के इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं और उसमें साल में हमारे 3 बार 4 बार जो फ्लू का वायरल इन्फेक्शन का जो सीज़न चलता है, जैसे अक्टूबर से फरवरी तक, सितंबर से फरवरी तक, उसमें प्रेगनेंसी में बहुत सारे लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर एक नॉर्मल आदमी को साल में 2 या 3 बार सर्दी खांसी होती है तो एक प्रेग्नेंट फीमेल को साल में 9 महीने में कम से कम 2 या 4 बार तो सर्दी खांसी होती है। क्या ये सर्दी, खांसी, बुखार से बच्चे को कोई तकलीफ होती है? देखिए, सामान्य तौर पर ये सर्दी, खांसी, बुखार से बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, लेकिन अगर परसिस्टेंट कफ है, परसिस्टेंट फीवर है और हाई ग्रेड फीवर है और अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो बच्चे को तकलीफ होने के चांस रहते हैं। ये सर्दी, खांसी, जुकाम हम लोगों के लिए प्रेगनेंसी में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ना सिर्फ वो 3-4 दिन हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इम्पेयर करता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, बल्कि अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच जाएगा और निमोनिया कंसोलिडेशन कर सकता है, जो जाके ज़्यादा तकलीफ कारक चीज़ होती है। इसलिए हमको प्रेगनेंसी में सर्दी, खांसी, जुकाम का प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करना पड़े। तो सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट सवाल है कि खांसी, सर्दी अगर प्रेगनेंसी में हो तो क्या घरेलू इलाज, घरेलू नुस्खे करेंगे? मैं मेरे सारे पेशेंट्स को बोलता हूं कि जब आपको सर्दी, खांसी, जुकाम हुआ है, मतलब आपको इनिशियल सर्दी, खांसी, जुकाम वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है और जिस दिन आपको सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, आपको उसके 5-7 दिन पहले से वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा, क्योंकि उसका नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 7 दिन का होता है। तो शुरू के 2 दिन हम लोगों को गर्म पानी में नमक डाल के दिन में 3 या 4 बार गार्गल्स करने हैं, गरारे करने हैं, सॉल्ट वाटर गार्गल्स बोलते हैं। कुछ डॉक्टर्स बीटाडिन गार्गल्स भी बोलते हैं। मैं नॉर्मली बीटाडिन गार्गल्स का नहीं एडवाइस करता हूँ। मैं प्रॉपर सॉल्ट वाटर गार्गल्स, अच्छा गर्म पानी, ऐसे करके आवाज आनी चाहिए। दूसरा, स्टीम इनहेलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्मामेंटेरियम है हमारे सर्दी के डिफेंस के लिए। स्टीम इनहेलेशन 1 से 1.5 मिनट आप पहले अच्छा सा स्टीम लें, नाक से लें और फिर मुंह से छोड़ें, फिर बाद में मुंह से लें, नाक से छोड़ें। स्टीम क्या करता है, हमारा जो नेजल ट्रैक्ट होता है, ओरल ट्रैक्ट होता है और पीछे जाके यूस्टेचन साइनस में जो ENT जो का कॉम्बिनेशन होता है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, उसमें जो म्यूकोसल ट्रैक्ट होता है उसमें जाके म्यूकस को लूजन करता है और जब म्यूकस लूज होती है तो वो बाहर आ सकती है और जब बाहर आती है तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं और हमको नाक खुल जाती है और सांस लेने में थोड़ा सा आराम मिलता है। इसके अलावा हाइड्रेशन मेंटेन करना जरूरी है। प्रेफरेबली हॉट बेवरेजेस होने चाहिए, गर्म पानी, गर्म दूध, गर्म सूप, गर्म चाय, गर्म दाल का पानी, ऐसी चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। फ्रिज का कोई भी चीज़ अवॉइड करना चाहिए। अगर फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीज़, आपको सब्जी, दाल, फ्रूट कुछ लेना भी है तो उसको पहले रूम टेम्परेचर पे आने दें, उसके बाद लें। और कोल्ड ड्रिंक्स और इन सब का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग अपने घरेलू नुस्खे करते हैं, हल्दी का दूध पीते हैं। वो सारी चीजों के बारे में मैं आपको बाद में बात करूंगा। तो ये तो बात हुई घरेलू नुस्खों की। अब एक पेशेंट
हमारे पास जब आता है कि डॉक्टर घरेलू नुस्खे से आराम नहीं पड़ रहा है, तो क्या दवाई देंगे? डिपेंड करता है पेशेंट को सर्दी है, पेशेंट को खांसी है, पेशेंट को बुखार है, या पेशेंट को तीनों चीज़ें। अगर पेशेंट को खाली बुखार है तो हम लोग एक प्लेन पैरासीटामोल 500 या 650 मिलीग्राम देंगे। शुरुआत में हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप SOS बेस पे लें, कि जब आपको बुखार हो तभी लें, और दिन में 3 बार तक आप ले सकते हैं। कुछ लोग आधी गोली लेते हैं, वो नहीं करना है। 500 मिलीग्राम की या 650 मिलीग्राम की गोली आप दिन में 3 बार तक ले सकते हैं। शुरू में हम SOS बोलते हैं। अगर सर्दी के साथ खांसी भी है, नाक आ रही है और खांसी है, तो इसका मतलब है कि हमको डिकंजेस्टेंट और एंटीकोल्ड मेडिसिन देनी पड़ेगी। 2 प्रकार के डिकंजेस्टेंट होते हैं, एक होता है क्लोरफेनेरामिन बेस्ड और एक होता है फिनाइल एफ्रिन या सूडोएफेड्रिन बेस्ड। कोई भी हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं। वो डिकंजेस्टेंट या फिर एंटी सिक्रेटरी जो मेडिसिन होती है वो हम लोग 1, 2 या मैक्सिमम 3 दिन के लिए देते हैं, उससे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि कोई भी डिकंजेस्टेंट या फिर एंटी सिक्रेटरी मेडिसिन जो होती है वो आपको उसकी एक साइड इफेक्ट होती है, वो हमारी सर्दी तो बंद कर देगी, हमारी खांसी भी काफ़ी हद तक कम कर देगी, लेकिन चूंकि वो म्यूकस के सिक्रेशंस ड्राई करेगी और वो एंटी कोलिनर्जिक होती है, एंटी हिस्टामिनिक होती है, तो वो हमको थोड़ा सा ड्राउजीनेस करेगी, थोड़ा सा नींद उससे ज़्यादा आएगा, लेकिन वो 1, 2, 3 दिन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पेशेंट को गला खराब है, सोर थ्रोट है, गले में दुख रहा है, तो फिर हम लोग इसमें एंटीबायोटिक ऐड करते हैं। सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक है जो सबको पता है, लगभग कोविड के टाइम पे इसका बहुत दुरुपयोग हुआ है, टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन की नॉर्मली 500 मिलीग्राम की टैबलेट हम लोग 3 या 5 दिन देते हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ जब आते हैं तो वो ऑलरेडी ओवर द काउंटर एजिथ्रोमाइसिन लेके आ चुके होते हैं। मैं इस चीज़ को पेशेंट्स को बोलूँगा कि आपको ओवर द काउंटर खुद से एजिथ्रोमाइसिन नहीं लेनी चाहिए। कभी कभी एजिथ्रोमाइसिन अगर लिया और उसके बाद भी गला खराब है तो हम लोग एमोक्सिसिलिन क्लेनुलिनिक एसिड जैसे ऑगमेंटिन टैबलेट लेने का बोलते हैं, 625 मिलीग्राम 3 टाइम्स ए डे फॉर 5 डेज। बहुत बढ़िया मेडिसिन। इसके अलावा कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सर एंटीबायोटिक का पेशेंट बच्चे को फर्क तो नहीं पड़ेगा। एजिथ्रोमाइसिन और ऑगमेंटिन प्रेगनेंसी में 100% सेफ है, उससे 99% कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन चूंकि वायरल सीजन है, फ्लू का सीजन है, और अगर पेशेंट को बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, ये सारी मेडिसिन से भी नहीं फर्क पड़ रहा है, और टिपिकल यहाँ पर एक अजीब सा पेन होता है, अजीब सी खांसी आती है, वो टिपिकल हमको सजेस्ट करता है कि उसको फ्लू एंटी फ्लू मेडिसिन की जरूरत है। टैमी फ्लू, ओसेल्टामाविर, जो भी 75 मिलीग्राम 1 टैबलेट ट्वाइस डेली फॉर 5 डेज हम लोग देने का बोलते हैं। बहुत बढ़िया मेडिसिन है। बैक्टीरियल एंटीबायोटिक से पहले मैं ये आपको बोलूँगा कि अगर हाई ग्रेड फीवर है और गले में गला खराब नहीं है लेकिन गले में दर्द हो रहा है, गला खराब और गले में दर्द में डिफरेंस है। गला खराब का मतलब है कि आपकी मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, आवाज़ कम हो गई है, लेकिन अगर खाली गले में यहाँ पर लैरिंग्स में दर्द है और खांसी बहुत सिग्निफिकेंट आ रही है, स्पेशली खांसी जो लेटते टाइम पे ज़्यादा होती है, उसके लिए एंटीवायरल मेडिसिन जरूरी है। और ये एंटीवायरल मेडिसिन प्रेगनेंसी में 100% सेफ है। लेकिन ये जितने भी मेडिसिन के बारे में मैंने बात किया वो अपने डॉक्टर की सलाह लेके ही लें। अच्छा, कफ सिरप एक मेडिसिन है जो बहुत सारे पेशेंट्स का बहुत प्रिय होता है। सबसे पहले मेरे को बोलते हैं सर कोई कफ सिरप देते हैं। बेसिकली सबसे पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि कफ जो होता है बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। सर्दी खांसी जुकाम में क्या होता है, जब भी कोई इन्फेक्शन या फॉरेन बॉडी हमारे थ्रोट को, नेजोफेरिंग्स को या ओरोफेरिंग्स को इरिटेट करती है तो उसको बाहर निकालने के लिए बॉडी का जो मैकेनिज्म होता है वो कफ होता है। और कोई भी पोस्ट नेजल ड्रिप माने नाक के और मुंह के सिक्रेशंस जो पीछे जाते हैं और नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स में जाके हमारे गले को इरिटेट करते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए जो भगवान ने नेचुरल मैकेनिज्म बनाया वो कफ है। और कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, ताकि वो अगर वो कफ नहीं होगा तो वो सिक्रेशंस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएंगे और हमको सांस लेने में तकलीफ होगा या फिर वो आगे जाके निमोनिया कर सकते हैं। इसलिए कफ सप्रेसेंट मेडिसिन के मैं बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं।
क्लोरफेनिरामिन और कोडिन बेस्ड जो कफ सिरप्स होते हैं वो बहुत एक्सेसिव नहीं लेने चाहिए। कभी कभार एसओएस बेसिस पे अगर बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है और बिल्कुल ही नहीं रुक रही है, 1 या 2 बार ले लिया तो समझ में आता है, लेकिन 2-3-4 दिन तक कंटिन्यूसली लेने के मैं फेवर में नहीं हूँ। इसके अलावा एक दूसरा ग्रुप ऑफ कफ सिरप्स आते हैं, उसको हम लोग एक्सपेक्टोरेंट्स बोलते हैं या म्यूकोलाइटिक्स बोलते हैं। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब है वो कफ सिरप्स जो जाके अंदर कफ को पिघला दे, बलगम को पिघला दे और पिघला के उसको बाहर निकालने में मदद करें। म्यूकोलाइटिस का भी लगभग वही कायम होता है। तो एक्सपेक्टोरेंट्स और म्यूकोलाइटिक्स वाला कॉम्बिनेशन जैसे सैल्ब्यूटामॉल, जैसे एम्ब्रोक्सोल, जैसे ब्रोमहेक्सिन, जैसे एसिटाइलसिस्टीन बेस्ड कफ सिरप लेने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बोला, गर्म पानी, गर्म दूध, गर्म चाय, स्टीम इनहेलेशन, ये भी एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलाइटिस का ही काम करेंगे। और जितना ज़्यादा हम लोग ये गर्म पानी, गर्म चाय, गर्म सूप, गर्म दाल, गर्म हॉट वाटर गार्गल्स करेंगे तो अंदर एडिमा, कंजेशन थ्रोट का कम होगा। जब एडिमा और कंजेशन कम होगा तो सांस लेने में आराम होगा और कफ बाहर आएगा तो जल्दी रिकवरी होने के चांस रहेंगे। इसका कैरी होम मैसेज है कि कफ सप्रेसेंट, कोडिन बेस्ड या क्लोरफेनिरामिन बेस्ड सिरप्स बहुत ज़्यादा नहीं लेने, लेकिन ब्रोमहेक्सिन या एम्ब्रोक्सोल या एनेसिटाइलसिस्टीन, म्यूकोलाइटिक्स, एक्सपेक्टोरेंट जैसे कफ सिरप्स हैं वो आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ओटीसी सप्लीमेंट लेना है तो ये वाले कंपोनेंट्स के लिए लें। बहुत सारे लोग विक्स यूज़ करते हैं, विक्स के अंदर कैंपर होता है। कैंपर को आप लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, छाती पे यूज़ कर सकते हैं, नाक पे यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। घरेलू इलाज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग विक्स को स्टीम में गर्म पानी में डाल के उसका स्टीम लेते हैं, वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राई बस ये करना है कि विक्स हमारे मुंह में नहीं जानी चाहिए, ओरल इंजेक्शन विक्स का नहीं होना चाहिए। कुछ लोग मेरे को पूछते हैं कि सर सिट्रिजिन ले सकते हैं। सिट्रिजिन अगेन एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन है, एंटी सिक्रेटरी है। जिन लोगों को नाक ज़्यादा आ रही है उन लोगों को 1 या 2 दिन सिट्रिजिन लेने में कोई नुकसान नहीं। नाक कम आनी बंद हो जाएगी, नाक से जो डिस्चार्ज आता है वो आना बंद हो जाएगा। प्रेगनेंसी में एब्सोल्युटली सेफ है, कोई इशू नहीं है। प्रेगनेंसी में कफ कितने दिन तक रहता है? अमूमन नॉर्मली अगर वायरल इन्फेक्शन होता है तो 5 से 7 दिन के अंदर कफ चला जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि आपका बॉडी एक, फीवर, सर्दी, ये सारी चीज़ें चली जाती हैं, लेकिन जो कफ खाली खांसी है वो थोड़ा लंबा 15-20 दिन तक रहता है। और वो कफ स्पेशली सोते टाइम पे या लेटते टाइम पे ज़्यादा होता है। उसके लिए मैं बोलूँगा कि कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं। खाली आप जो भी हम लोग बोलते हैं, जैसे या तो शहद डाल के रखें मुंह में, या विक्स, हॉल्स या स्ट्रेप्सिल्स की कोई भी टैबलेट डाल के रखें। वो सारी चीज़ें क्या करेंगे, आपके ओरोफेरिंग्स को आपको सूदिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। और जो सिक्रीशंस पोस्ट नेजल ड्रिप के कारण जो कफ हो रहा है उसको, फेरिंग्स को इरिटेट नहीं करेगा और कफ में आराम मिलेगा। मैं पर्सनली मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच शहद को मुंह में फाँक लें और उसको मुंह में ही रखें, ताकि वो आपके ओरोफेरिंग्स के पोस्टीरियर वॉल पे एक कोटिंग का काम करे। जब वो कोटिंग का काम करेगा तो जो इरिटेंट होगा वो इरिटेट नहीं करेगा और कफ में थोड़ा सा आराम मिलेगा। बेसिकली जो एलर्जेन होता है, जो कफ कर रहा है, उसको बॉडी से निकलने में थोड़ा सा टाइम देना होगा। और जैसे मैंने बोला, गर्म पानी, गर्म दूध, गर्म चाय, गर्म सूप, स्टीम इनहेलेशन, सॉल्ट वाटर गार्गल्स को चालू रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिनको भी कफ होता है, जिनको भी ये वायरल इन्फेक्शन होता है, वो अकेले घर पे एक ही फैमिली मेंबर को नहीं होता है, लगभग एक को होता है तो सारा को होता है। तो अगर कोई फीमेल वर्किंग है और उसके दूसरे मेंबर्स भी घर पे वर्किंग है तो ये सीज़न जो होता है, स्पेशली ये सितंबर से लेकर फरवरी तक, जिसमें फ्लू सीज़न ज़्यादा होता है, उसमें मैं उनको बोलूँगा कि मास्क पहन के घर से बाहर निकलें, हाइजीन के मेजर्स प्रॉपरली फॉलो करें, स्पेशली हैंड हाइजीन। बाहर जब भी जाएं, घर से जो भी आदमी बाहर निकलता है मास्क पहन के जाए, और जब घर पे आए, घर पे एंटर होने से पहले ही मास्क निकालें। घर पे आने के बाद प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन करें। ये सारी चीज़ों से आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो सकते हैं। और आप बाहर से अगर इन्फेक्शन लेके आए हैं तो आप दूसरे लोगों को कम ट्रांसमिट कर सकते हैं। कौन से चीज़ें कफ और कोल्ड में ऐसी होती हैं कि जब हमको सीवियर हो सकता है?
देखिए नॉर्मली सर्दी खांसी बुखार जुकाम 3 से 5 दिन का होता है, उसमें लगभग 95 to 99% लोगों में अच्छा हो जाता है। लेकिन कभी कभी इनके साथ छाती में दर्द होता है, कभी कभी सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ऐसे केसेस में फिजिशियन डॉक्टर एमडी मेडिसिन डॉक्टर को बताना चाहिए। कभी कभी एक्सेसिव कफ के कारण छाती में दुखने लगता है, उसका हम कुछ ट्रीटमेंट करते नहीं है, खाली हॉट वाटर बैग का एप्लीकेशन करते हैं और लोकल एप्लीकेशन ऑफ एनाल्जेसिक देते हैं, क्योंकि एक्सेसिव कफ के कारण आपकी ये रिब्स में जब आप ऐसे खांसते हैं तो बार बार आपकी रिब्स की मसल काम करती है, तो उसके कारण आपको लोकल पेन होता है। लेकिन उसका हम लोग कोई सिस्टमिक मेडिसिन देते नहीं है, कोई भी ओरल इंजेक्शन टैबलेट देते नहीं है। लोकल एप्लीकेशन ऑफ हॉट वाटर बैग या लोकल एप्लीकेशन ऑफ एनी एनाल्जेसिक कोई भी बाम से हम लोग उसको ट्रीट करने का कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर हम खट्टा खाने से हमको कफ होता है, हमको केला खाने से कफ होता है। दरअसल इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। केला एक बहुत अच्छी चीज है, ना सिर्फ उसमें फाइबर्स होता है, मल्टीविटामिन होते हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम भी रिच भी होता है। लेकिन केला क्या करता है कि आपके बॉडी में जो म्यूकस होता है उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देता है, तो वो म्यूकस बाहर निकलने में थोड़ी सी मजबूत डिफिकल्टी होती है। उसको हमको काउंटरएक्ट करने के लिए हम लोग स्टीम वाटर इनहेलेशन, हॉट वाटर फर्मेंटेशन और गर्म पानी का सेवन ज़्यादा करेंगे तो उसके ये साइड इफेक्ट्स काउंटरएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि केले के जो इफेक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा है, बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही कुछ लोग बोलते हैं साइट्रस फ्रूट्स, कुछ लोग बोलते हैं खट्टा खाने से, नींबू खाने से या फिर ऑरेंज खाने से या मौसमी खाने से कफ हो जाता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि विटामिन सी इरिटेंट होता है, उसके कारण होता है। अगेन मैं बोलूँगा कि वो बहुत साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। विटामिन सी कफ के केसेस में ऑन द कंट्री बेटर रहता है, हमारी लोकल इम्यूनिटी को बढ़ाता है। विटामिन ए और विटामिन सी हमारी म्यूकोजल इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दरअसल आपको समझना जरूरी है कि जो भी हमारी ओपनिंग्स है बाहर एटमॉस्फेयर में, जैसे नाक हो गया, मुंह हो गया, आंख हो गया, कान हो गया, जैसे वजाइना हो गया, रेक्टम हो गया, इसमें भगवान ने हमको एक म्यूकोजा दिया रखी है। और म्यूकोजा में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, वो ग्लैंड्स जो सिक्रेशन करते हैं उसको म्यूकस बोलते हैं। वो म्यूकस एक म्यूकोजल प्लग बनाते हैं, बाहर से अंदर के इन्फेक्शन को बैरियर की तरह काम करते हैं। तो ये म्यूकस एक प्रोटेक्टिव थिंग है, वो हमको बाहर से इन्फेक्शन अंदर आने में रोकती है। लेकिन अगर उस म्यूकोजा में इन्फेक्शन हो गया कोई भी कारण से, या फिर वो म्यूकोजा बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई, उसका नॉर्मली निकलना जरूरी होता है। अगर उसका पैसेज ब्लॉक हो गया साइनस में या नाक में या स्ट्रेचन ट्यूब में, तो वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए ये हमको म्यूकोजा को जमने नहीं देना है, म्यूकोजा को हमको पतला ही रखना है। और अगर वो म्यूकोजा पतली होकर नाक बहती रहेगी तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंह से कफ निकलता रहेगा तो अच्छा है, तो अंदर जमा नहीं होगा, क्योंकि कफ बलगम अंदर जमा हो गया तो निमोनिया कंसोलिडेशन हो सकता है बाद में जाके। पिछले कुछ सालों में वैक्सीन का बहुत चलन चला है। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे एजेंसीज इसके फेवर में है कि हमको फ्लू वैक्सीन लेनी चाहिए। फ्लू वैक्सीन में प्रॉब्लम यह है H1N1 का जो स्ट्रेन होता है हर साल बदलता रहता है, तो आपको उस स्ट्रेन की वैक्सीन लेनी पड़ेगी जो उस टाइम पे प्रेवेलेंट है। वो हर बार जानना मुश्किल हो जाता है। हालांकि वैक्सीन लेने से जो आपको सर्दी और खांसी और कफ और ये वायरल इन्फेक्शन होता है उसके इंसिडेंस में कमी नहीं आएगी, लेकिन वैक्सीन लेने से उसके कारण जो सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स होते हैं वो कम हो जाएंगे। शायद आपको हाई ग्रेड फीवर नहीं हो, शायद आपको आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही इन्फेक्शन रहे, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाए। वैक्सीन लेने में कोई बुराई नहीं है। WHO ऐसा बोलता है कि आपको हर साल में एटलीस्ट एक बार वैक्सीन लेनी चाहिए। मेरी सिस्टर खुद माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, वो भी बोलती है कि उसने तो लिया है, आपको भी लेनी चाहिए। हालांकि मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा अभी फ्लू वैक्सीन लेने में कन्विंस नहीं, तो वो आपके ऊपर चॉइस करता है। आप अपने फिजिशियन को बात कर सकते हैं कि आपको वैक्सीन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो सर्दी खांसी जुकाम, इसके बारे में कैरी होम मैसेज ये है कि जो घरेलू नुस्खे हैं जो हमारी दादी नानी ने हमको बताया है वो बहुत काम करते हैं। सॉल्ट वाटर गार्गल्स दिन में 4 से 5 बार, स्टीम इनहेलेशन दिन में 4 से 5 बार 1 से 1.5 मिनट के लिए, गरम चाय, गरम दूध, गरम सूप, फ्रिज का कुछ नहीं खाना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है। और शुरू के सिम्टम्स में खाली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। अगर फीवर है तो एंटीबायोटिक लेंगे, खांसी है तो हम लोग
कोल्ड की मेडिसिन लेंगे। कफ सप्रेसेंट में सिरप में हम लोग अवॉइड करेंगे ब्रोंकोलाइटिक्स, ब्रोंकोडायलेटर्स या फिर म्यूकोलाइटिक्स एक्सपेक्टोरेंट सिरप्स लेंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। और अगर सोर थ्रोट होता है या येलो कलर का बलगम निकलता है, कफ निकलता है, तो वो केस में हम लोग एंटीबायोटिक सेट करेंगे। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में एंटीवायरल ओसेल्टामाविर बहुत अच्छा काम करती है। वो मैं टिपिकल 2 इंडिकेशन में देता हूँ। अगर हाई ग्रेड फीवर आ रहा हो पेशेंट को 103 104 और यहाँ टिपिकल सोर थ्रोट पेन हो रहा हो तो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है तो हमको कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बाय बाय।